इतने तीर हैं तरकस में कि उस मगरूर सूरज को झुका देंगे। इतना जोश जुनून है हाथों में कि रेगिस्तान में भी फूल खिला देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष निगाही में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने कार्यक्रम में दो ऐसे शख्सियत को हमने आमंत्रित किया जो शायद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आइए हम दाएं तरफ से उनका परिचय कराते हैं। हमारे दाएं तरफ बैठे हैं कृष्ण गोपाल दत्त। सर ने अपनी जिंदगी के अमूमन 48 वसंत पत्रकारिता जगत को सौंपा और बहुत ही नजदीकी से और बारीकी से समाज को देखा। साथ हैं जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार। सर, आप दोनों को का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल 10 सर से है कि भारत में जो किसान है, भारत की जो कृषि व्यवस्था है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है और इसके बावजूद के 60% लोग इसमें लगे हुए हैं। जो कृषि है वो हमारी जीडीपी का सिर्फ 4% है, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, वो कृषि के प्रति कितनी ज़्यादा है। हमने कृषि क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। एक समय था जब हम वीट भी जो है वो PL 480 के अंडर USA से लेते थे। फिर हमारे पास मैक्सिकन वीट के कारण रेवोल्यूशन आया, जिसके लाने वाले डॉक्टर नॉर्मन बोरलग थे। हम उसमें अब इस स्थिति में आ गए कि हम वीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे गोदामों में वीट सड़ रहा है, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कृषि क्षेत्र के बारे में, वो अभी तक नहीं बदली। और कृषि क्षेत्र जो है प्रॉफिटेबल पेशा नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो कृषि क्षेत्र को छोड़ रहे हैं और छोड़ के जो अल्टरनेट धंधा जो है अपना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि सर ने हमें बताया गेहूं और चावल के बारे में कि जो वीट है वो पहले भारत अमेरिका से आयात करता था। खैर, अब इसी बीच में हम अगला सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर अशोक कुमार से कि सर, आप हमें बताएं कि जो प्रकृति की कहर है, जो बारिश है, वो कहते हैं कि बारिश किसी के लिए दवा बनकर आई, किसी के लिए दुआ बनकर आई, लेकिन बारिश किसानों के लिए उनकी जिंदगी में कहर बनकर छाई। बारिश जो है सर, बारिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान कभी बारिश के लिए मिन्नतें भी करते हैं और कभी इतनी बारिश हो जाती है कि उससे वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। कृषि हमारे यहाँ जो कृषि की उपज है, हमारे यहाँ तो दुनिया के किसी भी कोने में जो कृषि उपज है वो मौसम पर आधारित होती है। अगर मौसम अच्छा होगा तो उत्पादन बहुत अच्छा होगा। अगर मौके पे अगर बारिश हो जाती है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे देश खुशहाल होता है। देश के खाद्यान्न के जो भंडार है वो अलग हो जाते हैं और इससे देश खुशहाल होता है। लेकिन वही बारिश अगर अनटाइमली हो जाए, सही समय पे ना हो, बल्कि उस समय पे हो जाए जब आपकी फसलें पकने वाली हैं, तो वही बारिश है किसानों के लिए बर्बादी का सबब बन जाती है। तो हमारे यहाँ पे इस बार जो रबी की फसल है उसके दौरान बारिश हुई, जिसके कारण बड़ा भारी पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूरे नॉर्दर्न रीजन में फसलों को बड़ा भारी नुकसान हो गया है, जिसका असर हमारे खाद्यान्न के प्रोडक्शन पे बड़ा भारी असर पड़ रहा है, जिसका नुकसान जो किसान को सीधे सीधे उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि सर ने भी बताया कि जो हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी है, नॉर्थ इंडिया में काफी फसलों का नुकसान हुआ है और इसे हम कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया सबसे फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे क्रॉपिंग के लिए। तो आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? ये जो नुकसान हुआ है, कहाँ तक इसकी क्या लगता है आपको भरपाई हो पाएगी? केंद्र सरकार कर पाएगी कुछ? जो उनके FCI गोदाम है उन सब से कुछ हो पाएगा? मैं नहीं समझता कि जब तक बहुत ही रेडिकल स्टेप्स नहीं लिए जाते, किसानों की दुर्दशा को दूर किया जा सकता है। एक ही मिसाल मैं आपको दूंगा, पंजाब को हम ग्रीनरी ऑफ इंडिया मानते हैं, वहाँ भी किसान आत्महत्या करने लगे हैं। तो भरपाई कहाँ से करोगे आप? अगर आप भरपाई करना चाहते हो तो आपको अपने जो पॉलिसीज़ हैं वो उस तरीके से बनानी पड़ेगी कि बेस से लेकर ऊपर तक किसान को हर स्टेप पे मदद मिले। आपको फर्टिलाइज़र सस्ता करना पड़ेगा, आपको सीड्स सस्ते करने पड़ेंगे, आपको प्रोक्योरमेंट जो आपकी पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी स्टोरेज कैपेसिटी ठीक करनी पड़ेगी। आप देखिए जाके किसानों के हालत कि गेहूँ किसान पैदा करता है
लोगों का पेट भरने के लिए। वो लाखों क्विंटल गेहूं आज भी ओपन में पड़ा, आपका स्टोरेज कैपेसिटी नहीं। किसान ने आपको खुशहाल कर दिया कि इतना प्रोड्यूस कर दिया, आप संभाल नहीं पा रहे। तो जब आप संभाल ही नहीं पा रहे तो किसान को दोगे कहाँ से? उसकी फसल का जो उचित मूल्य है वो आप उसको दे नहीं रहे। कई स्टेट MSP की नहीं देती, बोनस पहले चलता था, अब बोनस भी बंद हो गया। तो इसलिए किसान जो है वो तो बदहाली में है। अगर आप देश को ठीक तरीके से खुराक देना चाहते हो हर आदमी को, तो आपको अपनी जो लॉपसाइडेड पॉलिसीज हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा। कृषि को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री समझ के उसको उस तरीके से ही आपको एड देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल एड फार्मर्स को, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में आप लोगों को देते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सर, डॉक्टर साहब, हम सवाल पूछना चाहेंगे कि जो हरियाणा और पंजाब है, यहाँ पे GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने कहा कि यहाँ के किसान सबसे ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जिस कारण बस दिन प्रतिदिन यहाँ की जमीन अपनी फर्टिलिटी लूज करते जा रही है। तो सर, आपका क्या कहना है, आने वाले समय में तो ये बंजर बन जाएगी जमीन अगर इस प्रकार से सिलसिला चलता रहा तो? हमारे GDP का एक बड़ा हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर से आता है। देश की इकोनॉमी की जो बुनियाद है आज भी एग्रीकल्चर है। भले ही हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी जो विकास है भारत में या भारत की जो डेवलपमेंट है वो कृषि पर आधारित है। कृषि के बिना देश में कुछ नहीं है। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं कृषि के विकास की, अब तक कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई गई हैं या ऐसी नीतियाँ नहीं बनाई गई हैं जिसके कारण देश में जो कृषि विकास है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जैसे अभी आपने बात की कि केमिकल की बात की या केमिकल पेस्टिसाइड्स की बात की। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत में पेस्टिसाइड्स को बेच रही हैं और किसान उस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी खेती में कर रहा है और धड़ल्ले से कर रहा है। किसान को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसे ग्रुप्स हमारे यहाँ पे नहीं है जो किसान को जागरूक करें। इसके कारण ही बठिंडा या हरियाणा के बहुत सारे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई सारे कैंसर कैपिटल के रूप में उभर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने जो पेस्टिसाइड और केमिकल का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार का जो बेसिकली सरकार का ध्यान जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की तरफ है, और वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हमें एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट करती हैं और अपनी जो पेस्टिसाइड हैं उनको धड़ल्ले से हिंदुस्तान में बेच रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि दस सर ने अभी कुछ देर पहले बताया था कि किसान इतने सारे फसल उगा देते हैं कि हमें समेटने के लिए जगह कम पड़ जाती है। लेकिन किसानों की जो आत्महत्या को देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। लोग कहते हैं मेहनत का परिणाम अच्छा मिलता है। दस सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान इस प्रकार की आत्महत्या कर रहे हैं फसलों की बर्बादी के कारण, और इसके ऊपर से जो हमारे राजनेता है वो नस्ल वृद्धि कितनी कर रहे हैं इनके ऊपर, आपको क्या लगता है किसानों की मनोवृत्ति को किस प्रकार से क्षतिग्रस्त करती है, उन्हें किस प्रकार से आघात कर रही है? हमारे देश में सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो है कि जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो एक वर्ड होता है लिप सर्विस, उसमें विश्वास करते हैं, आंसू पोंछ देना। जब ऐसी ट्रेजेडी आती है तो हर सियासी आदमी का ये काम होता है कि हम कैसे दीपापोती करके आंसू पोंछ सकते हैं। जो रियलिटी है किसानों की उसको नहीं समझते। महाराष्ट्र जैसी स्टेट की आप एक एग्जाम्पल लें, वहाँ इतनी ज़्यादा आत्महत्याएं किसानों को करना, उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि उनकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, रुपए पैसे की जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती। किसान अपनी खेती के लिए, उपज के लिए बढ़ाने के लिए कर्जा लेता है। कर्जा जो है आढ़तियों से लेता है, उसकी जो ब्याज दर है बहुत ज़्यादा होती है। जब फिर ऐसी आपदा आ जाती है जो आजकल आई है, तो किसान के पास फसल नहीं, प्रोड्यूस नहीं है, वो कहाँ से उसको बेच के पूरी करेगा? कर्जा कैसे देगा? फिर उसने आगे की फसल उगानी है, उसके लिए पैसे कहाँ से देगा जब पहला नहीं उसका उतरा कर्जा? तो कोई भी जो है आढ़तिया पैसा आगे नहीं देता, तब देता है उसका पीछे वाला क्लियर हो जाता है। तो किसान तो फंसा हुआ है। सरकार की जो MSP है वो उसका कोई रैशनल साइंटिफिक फार्मूला नहीं है। हमने प्राइस कमीशन बना रखा है जो हमेशा MSP के बारे में बताता है कि इतनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। कई स्टेट्स हैं
जो देती हैं कि स्टेशन नहीं देती। और किसान की सबसे बड़ी बात है, किसान की ये जो आपदा है इसके कारण जो इम्पैक्ट है उसकी सोशल लाइफ पे है। हर किसान अपनी प्लानिंग घर की, बच्चों की, फैमिली की ऐसे करता है कि फसल आएगी, मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, बेटी की शादी करूंगा, मकान बढ़ाऊंगा, पढ़ाई के ऊपर खर्चा करूंगा, वो सारा कुछ ही समाप्त हो जाए तो किसान कहाँ जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत ही जायज़ है और बिल्कुल सही कहा सर ने। और इसी बीच में हम सर से जानना चाहेंगे कि जो किसान है, जो किसान के जो ख्वाहिश के काफिले हैं, वो अक्सर हम उस रास्ते से क्रॉस करते हैं जिधर कोई रास्ता नहीं होता है। और केंद्र सरकार है जो कि अभी अभी केंद्र सरकार ने 75 रुपये और 2011 में यूपी सरकार ने 19 रुपये किसानों को दिया था रोजाना भत्ता के तौर पे। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये आपको क्या लगता है, कोई मजाक नहीं हो रहा है जब केंद्र सरकार 700-800 करोड़ का बजट पेश करती है और किसानों तक मात्र 75 रुपये और 19 रुपये पहुँच पाते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो एक ऐसी एजेंसी है जो देश में क्राइम को रजिस्टर करती है। उस एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में 1995 से लेकर 2015 तक करीब 70,000 के आसपास किसान जो है आत्महत्याएं कर चुका है। आप लोगों ने भी आज ये प्रोग्राम रखा है किसान के ऊपर, इसलिए रखा है क्योंकि किसान आत्महत्या करने लगा है। तो इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए आप लोग और हम लोग भी जिम्मेवार हैं। मीडिया में भी टॉप ऑफ द चर्चा, टॉप ऑफ द टाउन किसान तभी बनता है जब वो आत्महत्याएं करता है। कृषि पर कितनी बहसें होती हैं, कृषि के कितने प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, अखबार का कितने हिस्से पर कृषि डेवलपमेंट से रिलेटेड समाचार प्रकाशित होते हैं, या मीडिया इन विषयों पर कितनी चर्चा करता है। अभी आपने जो बात की, भत्तों की बात की, अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ पढ़ रहा था कि हमारा जो पेट है अपनी मेहनत से ही भरता है। किसान, सरकार अगर भत्ता किसान को देती है या वहाँ से कुछ फाइनेंशियल एड किसान को देती है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें किसान को लेकर अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी, बदलनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को शायद याद होगा कि एक कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था और उसके बाद से कोई कृषि पे कोई प्रोग्राम मीडिया में नहीं है। अभी कृषि दर्शन से किसान चैनल की बात हो रही है कि किसान चैनल जल्दी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि उस चैनल में या मीडिया भविष्य में जो है किसान से रिलेटेड मुद्दों को उठाएगा। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आत्महत्या होगी तभी हम किसान पे चर्चा करेंगे। हर किसान के मुद्दे को, इशू को, उस पर चर्चा की जाने की जरूरत है, तभी सरकारें जो है इस तरह की नीतियाँ किसान को लेकर बनाएंगी। कि जो हमारे भारत का कृषि है और जो हमारे विदेश का कृषि है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या विदेश की जो कृषि, वहाँ पे कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और भारत में ऐसा नहीं है, ये भी प्रभावित कर रहा है किसानों को आत्महत्या करने के लिए? क्या ये विवश कर रहा है? हमारे देश की जो कृषि की दशा है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है उसका जो रेट है, प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट कभी भी एग्रीकल्चर में 4% से ऊपर नहीं गया। बाकी इंडस्ट्री को देखिए तो 8%, 9%, 10% भी जाता है। एग्रीकल्चर एक बार सिर्फ 4 पॉइंट समथिंग हुआ था, वरना जब से हम आज़ाद हुए हैं 4% से ऊपर नहीं बढ़ा, नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हमारी मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं है, हमारी जो है ह्यूमन लेबर के ऊपर डिपेंड करती है सारी फार्मिंग। और ह्यूमन लेबर के ऊपर अगर डिपेंड करती है तो उसमें एक तो कॉस्ट इनपुट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, मजदूरी ज़्यादा महंगी होती है, और इस तरीके से जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो जाती है। जब प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो फार्मर को आप उस तरीके से पैसा नहीं देते जितना उसकी प्रोड्यूस का उसको मिलना चाहिए। विदेशों में क्या है कि एक तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, दूसरा जो किसी भी कंट्री में एक्सेप्टिंग दी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, जो आपका एग्रीकल्चर है इट्स फ्री, बिल्कुल टोटली फ्री है, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। हमारे तो बड़ी कंस्ट्रेंट्स है। हमारे किसान मंडी में जाएगा, CI वाले खरीदेंगे, घास खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, उनका एक निर्धारित स्टैंडर्ड है कि इतना दाना मोटा होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए, यानी इसमें इतनी नमी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। हमारा किसान जो है इस चीज़ में फंसा हुआ है, और हमारा किसान जो है बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो अर्थ का सिस्टम है, आड़तियों की मंडी है, उसमें फंसा हुआ है।
तो उसके फंसने के कारण उसको जो फाइनेंशियल रिलीफ है वो उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। बाहरले देशों में अगर आप जाएंगे वहाँ क्योंकि सारा मैकेनाइज्ड है, टोटल फ्री है। हमारी एक तो लैंड होल्डिंग बड़ी कम है, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़। गो टू कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, लोगों के पास अपने फार्म को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर है, इतनी ज़्यादा उनके पास ज़मीनें हैं और उसकी जो प्रोडक्शन है सारी उनकी मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। इसलिए हम अपने आप को अगर इस स्थिति में जिसमें है इसमें रखेंगे तो हम कभी भी उन देशों का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे अशोक जी ने कहा, प्रायोरिटीज को चेंज करो, एग्रीकल्चर प्रायोरिटीज को चेंज करो, एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री मानो और उतनी फैसिलिटीज उनको दो जो आम इंडस्ट्री को आप देते हो, फिर आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा और देश में तरक्की होगी। जी, जैसा कि सर ने कहा कि काफ़ी अंतर है हमारे अपने देश में और विदेशों की फार्मिंग और एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि किसान जो सुबह 4 बजे उठता है और रात को 10 बजे तक जागता है, दिन रात करीब मेहनत लगन के साथ फसल को उगाता है और फिर बाद में उसका फसल बियाबान हो जाता है। तो अक्सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान है वो बेचारा इतना मेहनत करता है उससे, और हमारे देश की आबादी है भारत की लगभग 130 करोड़ की आबादी की आवश्यकता बन गई है खाना, चाहे चावल हो, गेहूँ हो, अनाज हो। लेकिन जो सिगरेट, तंबाकू और न जाने मदिरा और क्या क्या बेचने वाले लोग हैं वो तो लखपति बन बैठे हैं और ये बेचारे आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी ये भाग्य की विडम्बना है इनके लिए? किसान जो है वो सिर्फ लोगों की जो है खाद्यान्न की डिमांड को पूरा नहीं करता, किसान इंडस्ट्री की डिमांड को भी पूरा करता है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर कपास नहीं होगा तो कपड़ा कहाँ से होगा, अगर गन्ना नहीं होगा तो शुगर कहाँ से होगा, एल्कोहल कहाँ से होगा। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा मोदी साहब का सपना है और नई सरकार का सपना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कृषि पर फोकस करें। हमें अपनी प्रायोरिटी चेंज करने की जरूरत है। दूसरी जो बात आपने कही कि गुटखा और पान बनाने वाली वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो करोड़पति अरबपति हो गए और किसान आत्महत्या कर रहा है, इसका एकमात्र इसका जो कारण है उसका यही रहा है कारण कि भले ही हम बार बार यही कहते रहे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और एक बड़ी पॉपुलेशन जो है देश की जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, लेकिन हमने कभी किसान को इस तरीके से नहीं देखा। हमने कभी किसान को इंडस्ट्री से जोड़ने की कोशिश नहीं की। हमने कभी किसान के लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाने की कोशिश नहीं की जिससे किसान की ग्रोथ हो। तो हमें अब मौका आ गया है, अब समय आ गया है, हमें किसान की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और देश के विकास के लिए जब तक ये अभी आपने कहा था कि 65% जो देश की आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी इसका मतलब ये है कि देश में एम्प्लॉयमेंट की जो बड़ी रेशो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है। अगर आपका ध्यान इंडस्ट्री की तरफ है, बार बार इंडस्ट्री की तरफ सोचोगे, अगर वो लोग निकल के इंडस्ट्री की तरफ आ जाएँ तो आप सोचिए कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो देश में खड़ी हो जाएगी और उतनी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है। तो एक देश में संतुलित विकास के लिए इंडस्ट्री के साथ साथ कृषि विकास करना बहुत ज़रूरी है और जब हम इस दिशा में सोचेंगे तो निश्चित रूप से किसान भी खुशहाल होगा और जब किसान खुशहाल होगा देश भी खुशहाल होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी में देश को विकसित भारत के लिए जय किसान का नारा जो है उस पर हमें काम करने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, तो जैसा कि निगाहें का निरंतर सफर जारी था और ये जो कार्यक्रम था इसकी खास पेशकश थी कि किस्से किसान थे। किसान से बनी हुई काफ़ी हमने जिनकी ज़िंदगी के ऊपर कई सारे सवाल थे जिनके जवाब को हमने ढूंढने की कोशिश की, कुछ अनछुए पहलू थे जिनको हमने छूने की कोशिश की कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, आखिर किसान पलायन क्यों कर रहे हैं, आखिर किसान जिनके 121 करोड़ आबादी वाले देश की उनके पेट की आग बुझाने का बागडोर उनके कंधों पे है, फिर भी वो अपने कार्य से क्यों भटक रहे हैं। तो इन तमाम सवालों का हमने जवाब जानने की कोशिश की और किसान के ऊपर हो रहे कई सारे समस्याओं और किसान जूझ रहे कई सारे समस्याओं से उन्होंने मुखातिब कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला। धन्यवाद सर।